हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स टाइम टू टाइम आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो उसी लेक्चर सीरीज़ का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो आप में से जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। जितना आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना फ्रीक्वेंटली आपके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो कल मुझसे बहुत सारे बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो कल शाम को 7 बजे इंशाल्लाह मैं लाइव आऊँगा। वहाँ पे हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम की, किस तरह प्रिपेयर करना है, और बाकी आपके आंसर्स भी मैं वहाँ पे दूँगा। तो चलिए आज का वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35 में कवर होते हैं। ठीक, फंडामेंटल राइट क्या करते हैं, ये आम आदमी के लिबर्टीज़ और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं और लोगों के पास राइट्स होते हैं। अब ये राइट कौन आपको गारंटी करता है? पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से, और वहाँ पे इसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक, अब दूसरा अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो क्या बन सकता है कि हमारे पास पहले 60 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन उसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया फंडामेंटल राइट से, और इसको हम 44th अमेंडमेंट 1978 से लेके आए। एक लीगल राइट हमने इसको बनाया अंडर आर्टिकल 300A इन द पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 नहीं हो सकता है। उसके बाद 6 राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ये भी सस्पेंड हो सकते हैं। कब? ड्यूरिंग वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। ये वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन क्या है, जब हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा। फिर आर्टिकल 12 आपका क्या करता है, ये आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। ठीक है, जो भी अथॉरिटीज़ यूनियन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंडर आती हैं, जो भी अथॉरिटीज़ स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंडर आती हैं, लोकल अथॉरिटीज़, लोकल गवर्नमेंट्स, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, वो आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट में। ठीक, स्टैचुरी, नॉन स्टैचुरी, जैसे LIC है, ONGC है, सेल है, कॉरपोरेशन, कोई भी है, ये सब आपके स्टेट में आती है, और इनमें से कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर सकता। अब अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, फिर आता है आपका आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये भी हमने यूएसए से लिया है और ये भी ऐड हुआ है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर कोई लेजिस्लेचर, कोई एग्जीक्यूटिव कोई लॉ फ्रेम कर रहा है और वो लॉ क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट लोगों का, तो वो शख्स, वो लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट अच्छी तरह उसको देख के डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर वो वायलेट कर रहा होगा फंडामेंटल राइट। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 के 2 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक, यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। याद क्या रखना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका नेगेटिव कंसेप्ट है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है पॉजिटिव कंसेप्ट, ये हमने यूएसए से लिया है। आपसे कोई नहीं पूछेगा नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि सबको सेम ट्रीटमेंट मिलता है कि आपका प्रिविलेज क्या है, बैकग्राउंड क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, अथॉरिटी क्या है, सबको सेम स्टेटस दिया जाता है। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कंसेप्ट इसलिए है कि अगर 2 शख्स हैं और दोनों सेम क्राइम इन दोनों ने किया है, और एक शख्स बहुत बड़ा ऑफिस बियरर है और दूसरे का कोई सोशल स्टेटस नहीं है, इन दोनों को सेम पनिशमेंट मिलती है। ठीक, और ये एप्लीकेबल है जितने भी लोग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैं, उन सब को ये आर्टिकल उनके लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर आर्टिकल 14 के बारे में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आएगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर जो स्टेट्स के हैं उनको क्या क्या इम्यूनिटीज़ हैं। अब सबसे पहले वो आंसरेबल नहीं है कि जब वो अपनी ड्यूटीज़ और पावर्स
जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको गारंटी किया है वो यूज़ कर रहे हैं तो वो कहीं भी आंसरेबल नहीं है। दूसरा, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती ड्यूरिंग द टर्म ऑफ देयर ऑफिस। तीसरा, कोई अरेस्ट, कोई इम्प्रिजनमेंट उनके खिलाफ इशू नहीं हो सकता, कब? ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ देयर ऑफिस। और अगर आपने कोई सिविल प्रोसीडिंग भी उनके अगेंस्ट करनी है, मान लो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो भी आपने क्या करना है, 60 डेज का नोटिस देना है पहले। उसके बाद कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर का कोई मेंबर, उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती कि उसने असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर कोई बात कही, किसी बिल के अगेंस्ट या फेवर में वोट दिया, इस चीज़ पे उससे कोई पूछ नहीं सकता, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। अब वेयर 31C स्टैंड्स 14 गोज़ आउट। अब जब हम 31C पे पहुँचेंगे तो तब मैं आपको बताऊँगा ये क्या है। अब आप देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स इंडिया आते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं। तो जो भी शख्स एज डिप्लोमेट, एज एम्बेसडर दूसरी कंट्री से इंडिया में आता है तो वो एंजॉय करता है इम्यूनिटी, किसके खिलाफ? क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स के खिलाफ। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या इसकी एजेंसीज वो भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंजॉय करती हैं। फिर आता है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ठीक, आप समझिए कि कोई भी पब्लिक यूज़ की कोई चीज़ है जो पब्लिक के लिए बनाई गई है, कोई पार्क है, कोई वेल है, कोई भी चीज़ है, वहाँ पे आपको आपके रिलीजन पे, आपके रेस, आपके जेंडर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों पे कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अब एक्सेप्शंस यहाँ पे क्या है कि स्टेट जो है वो क्या कर सकता है? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, उसके लिए प्रोविजंस बना सकता है। जैसे आप जानते हैं आजकल इवन की इलेक्शन में भी वमेन की क्या होती है? रिजर्वेशन होती है। और अगर फिर भी एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं होता है तो गवर्नर क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? नॉमिनेट भी करता है, जैसा कि हमने देखा है। और फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, जैसे आप जानते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या होता है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होती है। और जो हमारे पास सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं या SC हैं, ST हैं, इन सब के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। इवन कि इनको रिजर्वेशन भी रह सकता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए। ठीक, अब शर्त यह है कि वो इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ डिफरेंट तरह की होती हैं, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, ये सब होती हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी सब में इनको रिजर्वेशन मिलता है, एडमिशन में भी। अब 93rd अमेंडमेंट 2005 में क्या हुआ? सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2006 हुआ कि 27% जो है OBCs को रिजर्वेशन मिलेगा इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इवन के IITs और IIMs में भी मिला जाएगा। लेकिन 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करो। अब क्रीमी लेयर वो है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए कि मान लीजिए मैं बैकवर्ड एरिया से आता हूँ और ऐसा बैकवर्ड एरिया है कि जहाँ से मेरे लिए RBI की सर्टिफिकेट बन सकती है। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें से एक टर्म ये है कि एनुअल इनकम जो है घर की वो 6,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगर वो इनकम 6,50,000 से ज़्यादा बढ़ जाती है तो मेरा RBI का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ठीक, ये होता है इनको एक्सक्लूड करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर को आप एक्सक्लूड कर लो। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक, कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबको क्या मिलेगा? इक्वल चांस मिलेगा। ठीक है, ये आपका कहता है आर्टिकल 16। तो जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट लाती है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो इसमें एक्सेप्शंस क्या है कि रेजिडेंस जो है एक कंडीशन हो सकती है। जैसे सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो डोमिसाइल होना ज़रूरी है कि वो J&K का डोमिसाइल होना चाहिए, वही शख्स क्या कर सकता है? फॉर्म फिल कर सकता है। फिर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज। अगर उनको लगता है कि कोई ऐसी बैकवर्ड क्लास है जो रिप्रेजेंट नहीं हो रही है स्टेट सर्विसेज में, तो उनके लिए भी क्या कर सकते हैं? रिजर्वेशन रख सकते हैं। 1979 में क्या किया मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने? इन्होंने सेकंड मंडल कमीशन जो है वो बनाई और उसको बोला कि आप हमें रिपोर्ट सबमिट करो कि इंडिया में कितनी कास्ट हैं और ये सब चीज़ें, बैकवर्ड क्लासेस, सोशली
एजुकेशनली बैकवर्ड कौन है। तो 1980 में जब रिपोर्ट सबमिट हुई तो 3743 कास्ट आई, ठीक। अब 1990 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने क्या किया कि 27% जॉब्स का कोटा रिजर्व कर लिया, किसके लिए, ओबीसी के लिए, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। फिर 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कहा कि 27% तो पुअर ओबीसी को दी जाएगी, लेकिन 10% हम देंगे किनको, पुअर सेक्शन ऑफ हायर कास्ट, जो हायर कास्ट के गरीब लोग हैं उनको भी देंगे। लेकिन मंडल केस जब हुआ 1992 में तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि ये 10% आपको नहीं मिल सकती है, और दूसरा कि जो क्रीमी लेयर है वो भी 27% ओबीसी कोटा से हटा दो। मैंने आपको बताया क्रीमी लेयर क्या होता है। रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा रिजर्वेशन पे, कैटेगरी पे क्या लेता है, जॉब लेता है, और उसके बाद प्रमोशन उसको उस बेस पे नहीं मिलेगा, प्रमोशन उसको नॉर्मली जैसे नेचुरली हो जाती है वैसे ही मिलेगी। और जितना भी रिजर्वेशन का टोटल कोटा है ये 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब आप सब इंस्पेक्टर को ही देखेंगे तो जितनी भी SC, ST, OSC, पहाड़ी स्पीकिंग, EWS, RB, इन सबको मिला के 600 पोस्ट हैं, तो रिजर्व हो गई 600 और 600 है ओपन में, ठीक। आर्टिकल 17 आपका कहता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी भी किस्म की अनटचेबिलिटी आप नहीं कर सकते, बोल के, लिख के, इशारा करके, कोई भी ऐसी चीज़ करके आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। अब पहले इसको कहते थे अनटचेबिलिटी एक्ट 1955, लेकिन फिर 1976 में इसको नाम बदल के क्या कर दिया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। फिर आर्टिकल 18 आपका क्या कहता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो भी टाइटल दिए जाते हैं, जैसे बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं और लोग पहले टाइटल्स यूज़ करते थे, ठीक, जैसे राजा और वीर और तरह तरह के महाराजा, इन तरह के जो है अपने नाम से पहले वो यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या कह रहा है कि स्टेट को मना किया गया है कि आप किसी को भी टाइटल नहीं दे सकते। लेकिन कब, जब उसने मिलिट्री में रह के कोई ऐसा काम किया या एकेडमिक डिस्टिंक्शन में ऐसा कोई काम किया, तब जाके उसको आप अवार्ड दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो, अदरवाइज किसी को नहीं। और अगर कोई अवार्ड जीतता है, मान लीजिए किसी ने खेल रत्न अवार्ड जीता, तो अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता कि खेल रत्न अवार्ड और आगे अपना नाम, या कोई भी पद्मश्री जीता और वो ये नहीं लगा सकता पद्मश्री और फिर अपना नाम, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है, ठीक। उसके बाद अगर किसी फॉरेनर का कोई ट्रस्ट है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना बाहर के फॉरेन स्टेट से या कोई भी अवार्ड नहीं ले सकता, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 18 एक और चीज़ आपको बताता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया को किसी फॉरेन स्टेट का अवार्ड नहीं मिल सकता तब तक कि जब तक ना वो परमिशन ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो नेशनल अवार्ड, पद्मा अवार्ड्स हैं, ये स्टार्ट हुए कब, 1954 में। फिर जनता पार्टी जो मोरारजी देसाई की थी, 1977 में इन्होंने क्या कर दिया, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद वापस से 1908 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फिर इसको स्टार्ट किया दोबारा से देना, ठीक। फिर आर्टिकल 19 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 19 हमारा है राइट टू फ्रीडम, और ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, ठीक, जो फॉरेनर के लिए नहीं है, इंडियन सिटीजन्स के लिए है। अब इसमें आपको 6 राइट्स दिए जाते हैं, ठीक। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा पहला राइट आता है। इसमें क्या है, इसमें है आपकी बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी। जैसा कि मैंने आपको लेकिन कहा, ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं फंडामेंटल राइट, इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज की जा सकती है। अगर ऐसा लगे कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे कोई प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी इशू हो सकता है और पब्लिक ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तब इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक, कि आप कहीं पे भी पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, कोई जुलूस निकाल सकते हैं, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसा कि आप देखते हैं, लेकिन उसमें क्या है, विदाउट आर्म्स आपको ये करना है। अब इसमें क्या चीज़ याद रखनी है कि सेक्शन 144 ऑफ CRPC से 1973 क्या कहता है कि मैजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि इससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ है, पब्लिक ऑर्डर में कोई इशू होने वाला है, तो वो क्या कर सकता है, ऐसी असेंबली को रिस्ट्रेन कर सकता है, इसको रोक सकता है। और 144 ऑफ IPC क्या कहता है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं, उनको अनलॉफुल कब कहा जाता है, कि अगर वो किसी लीगल प्रोसेस या कानून के किसी काम में क्या करते हैं, बाधा बनते हैं, या किसी की प्रॉपर्टी जो है हड़पने की कोशिश करते हैं, या कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करने की कोशिश करते हैं, या किसी को कोई गैर कानूनी काम करने की कोशिश करते हैं, या गवर्नमेंट को
थ्रेटन करते हैं तब वो असेंबली क्या हो जाती है, अनलॉफुल। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जिस तरह आप देखते हैं इंजीनियर्स एसोसिएशन है, डेली वेजर्स एसोसिएशन है, आरईटी एसोसिएशन है, और अगर देखेंगे प्रोजेक्ट्स में, कॉरपोरेशन में जो लेबर्स काम करते हैं उनकी भी एक यूनियन होती है। तो ये कौन आपको गारंटी देता है, ये देता है आपको आर्टिकल 19, उसमें जो आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है वो। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है कि आप इंडिया में फ्रीली रोम कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाना है इंडिया के अंदर, और ये एक्ट आपको सिर्फ क्या करता है, ये फंडामेंटल राइट सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आपकी मूवमेंट को क्या करता है, गारंटी करता है। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पब्लिक एंट्री बैन की है गवर्नमेंट ने ड्यू टू सम वैलिड रीज़न, ठीक, और दूसरा किसी ट्राइब की सेफ्टी के लिए, तब आपको वहाँ जाना मना है, अदरवाइज आप कहीं भी जा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे भी सेम है कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में टेम्पररी या परमानेंटली रह सकते हो, लेकिन ट्राइबल एरियाज़ या इस किस्म का कोई एरिया जो किसी वैलिड रीज़न की वजह से बंद किया है वहाँ आप नहीं जा सकते। और लास्ट आपका आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपके पास वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस प्रोफेशन को करने के लिए, ठीक। कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, उसकी भी कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ चीज़ें होती हैं, वो आप पूरा करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कितना हमसे कवर होता है। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लूँगा, अगर नहीं तो फिर इसका थर्ड पार्ट भी मैं लेके आऊँगा। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।